मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। बेटा, जैसे आप लोगों को पता है, हमने यूनिट नंबर 5 सुभाष देसर की बुक से स्टार्ट कर रखी थी, ऑर्गेनाइजिंग। यूनिट नंबर 5 में अब तक हम लोग इसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस एज वेल एज हमने इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज जो है देख ली थी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इस पर हमारी ये चर्चा रहने वाली है। आइए ज्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पहले पूछ लें एक बार, अदरवाइज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नो सर, डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। क्लास का लिंक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्लास का बेनिफिट उठा सकें। चलिए, मैं क्लास को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए, क्लास में हमने बात की थी कि भाई हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। एक प्रकार का हमारा क्या है, ये फ्रेमवर्क है। और इस फ्रेमवर्क के तहत हम लोग जो बेसिकली ये देखते हैं कि भाई स्ट्रक्चर डेवलप कैसे होते हैं। ये किस तरीके से जो है कि मैनेजमेंट की या ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखेंगे भी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर, इट इज जनरली द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का क्या है, हमारा एक आउटपुट है। यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप होता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, असाइनिंग द ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर लेकर चलते। तो ये जो एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, असाइनिंग द ड्यूटीज है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, आइडेंटिफाइंग द वर्क है, ये सब जो है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट को डेवलप करने में मदद करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फ्रेमवर्क। इसको हम एक फ्रेमवर्क के तौर पे जानते हैं, विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। जिसमें कि हमारे क्या है, मैनेजरियल और ऑपरेटिंग जो टास्क हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। मैनेजरियल टास्क के बारे में बात करें तो दैट इज एज एन एचआर मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, या फिर जो है फाइनेंस मैनेजर के तौर पे जो है कौन क्या काम करेगा। ऑपरेटिंग टास्क की बात करें तो जैसे सुपरवाइजर्स या फंक्शनल मैनेजर्स या सुपर जो है हमारे एम्प्लॉयज जो आते हैं, वो बेसिकली इसमें हम इंक्लूड करके चलते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विच इनेबल्स द एंटरप्राइजेज टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट by regulating and coordinating the responsibilities of individual and departments। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो कि हमें एक प्रकार का फ्रेमवर्क देता है। इस फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि सीनियर, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कौन होंगे। सीनियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ये डिफाइन करता है, जो कि ये बताता है, इनेबल करता है एंटरप्राइजेस के फंक्शंस को एक इंटीग्रेटेड यूनिट के तौर पर, ताकि जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडिविजुअल्स की, डिपार्टमेंट्स की, वो आपस में कोऑर्डिनेट हो सके और वो रेगुलेट हो सके, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम प्रॉपरली अचीव कर सकें। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, जो भी लोग हैं, काम है, या उनको जो काम करना है उनके लिए जो रिसोर्सेज यूज करने हैं, उनके बीच में ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके चलता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बात करें कि भाई अगर किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर एचआर मैनेजर है, तो एचआर मैनेजर पार्टिकुलरली एक पीपल ग्रुप से बिलोंग करेगा, जिसका काम होगा इधर स्टाफिंग, अपॉइंट करना लोगों को, उसके लिए उसको किस प्रकार के रिसोर्सेज की, किस प्रकार के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, या किस प्रकार के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब बातें वो स्टाफ मतलब जो है एचआर मैनेजर लेकर चलेगा। तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में। इट अलाउज कोरिलेशन, ये सहसंबंध, कोरिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ है उनका रिलेशनशिप बताता है, एंड कोऑर्डिनेटिंग अमंग ह्यूमन
physical and financial resources that this enables a business enterprise to accomplish desired goals. बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, वो ह्यूमन के बीच में, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में एक कोरिलेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब तो हमें पता ही है कि भाई इनके जो एफर्ट्स हैं या इनका जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम हो। कोरिलेशन का मतलब है कि एक ऐसा संबंध बनाना कि ये इनको ऑप्टिमम वे में, प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाए, या इस तरीके का संबंध एस्टेब्लिश करना कि भाई जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो इजिली अचीव हो सके। A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication. कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो जरूरी होता है, किस लिए? ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हो सके, एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, और किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उन पर एक बेटर कंट्रोल, बेटर जो है नियंत्रण वो किया जा सके। इफेक्टिव स्ट्रक्चर विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इफेक्टिव है तो उसके आधार पर हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंक्रीज होगा, वो प्रॉफिट जो है हमारा वो बढ़ेगा एज ए रिजल्ट। यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम और बेहतर तरीके से जो है ना अचीव कर पाएंगे, बेहतर तरीके से हम क्या कर पाएंगे, तो अचीव कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सोनाली ओपन हर ओन ट्रैवल एजेंसी। The success of a travel agency depends on a harmonization or harmonious relationship between customer and the employee of the travel agency. अगर इनके बीच में अच्छे संबंध हैं, कस्टमर्स के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में, एक मधुर भाषी के तौर पे एम्प्लॉय अपने कस्टमर से बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली सक्सेस होगा, यानी प्रॉपरली वो सक्सेस के चरण को प्राप्त कर सकता है, प्रॉपरली सक्सेसफुली वो स्टेप को अचीव कर सकता है। इन ऑर्डर टू अचीव this objective, she has divided the entire work of agency into three subheads based on functions, namely operations, sales and administration. अगर हम बात करें तो इनमें जो है, जो फंक्शंस के बारे में बात हुई है उन फंक्शंस में हम बात करते हैं जैसे सेल्स फंक्शन के बारे में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बारे में, या ऑपरेशनल फंक्शंस के बारे में। ऑपरेशन इंक्लूड्स ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग एंड कस्टमर केयर। ये हमारे ऑपरेशनल वर्क होंगे सेल्स एजेंसी के अंदर, ट्रैवल एजेंसी के अंदर, सॉरी। तो ऑपरेशन में क्या शामिल करते हैं? ट्रैवल काउंसलर, कि भाई ट्रैवल से रिलेटेड किसी को बताना, समझाना, उनकी रिजर्वेशन से रिलेटेड, उनकी टिकटिंग से रिलेटेड, या कस्टमर केयर में हम किसी पार्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो अपने कस्टमर्स की देखभाल करे, या उनकी बातों को सुने, उनकी शिकायतों को समझे। सेल्स इंक्लूड द अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। अब सेल्स में हम बेसिकली ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना चाहेंगे जो हमारे अकाउंट्स या जो हमारी जो वर्किंग्स हैं, बुक कीपिंग्स हैं, उनको प्रॉपरली देख सके। एडमिनिस्ट्रेशन में हम बुक कीपर्स, कैशियर एंड यूटिलिटी पर्सनल को शामिल करके चलते हैं। दिस डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन हैज रिजल्टेड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा, ये पूरा का पूरा जो डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा है फंक्शंस का, ये सब एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसको डेवलप करता है। स्पेसिफाइंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेसिफाइंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये डिफाइन करे कि भाई अथॉरिटीज किसकी क्या होगी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसकी बात को सुनेगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये सारी बातें हम लाइन ऑफ अथॉरिटी में शामिल करके चलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड करके चलते हैं। हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों हुई? जब हम अपना काम इजिली कर रहे हैं, सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, तो भी हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है? देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है, कोई भी स्ट्रक्चर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। स्मूथ फंक्शनिंग में जहां पर हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल पर्सन और डिपार्टमेंट अपने काम को इफेक्टिव वे में करता है। इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, क्योंकि काम जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हमने कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी डिफाइन नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं की, तो काम जो है वो
इस तरीके से उलझ जाएंगे, इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि हम उनसे कोई रिजल्ट ही नहीं ले पाएंगे. सो नीड ऑफ एन एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फेल्ट बाय एन एंटरप्राइज wherever whenever it grows in size और complexity. ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो बिजनेस है उसका साइज कैसा है, उसके अंदर कितने प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी है, या किस तरीके की वर्किंग है हमारी. एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, ग्रो करता है, कोऑर्डिनेशन बिकम्स डिफिकल्ट. ये तो सीधी सी बात है. फैमिली के अंदर आप देखिए, अगर फैमिली में चार ही लोग हैं तो हो सकता है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो, बजाय इसके कि कोई ज्वाइंट फैमिली है और जिसमें 25 लोग एक साथ रहते हैं, तो वहां हो सकता है कि कोई किसी की बात से सहमत हो, कोई किसी की बात से सहमत ना हो. तो वहाँ कोऑर्डिनेशन पॉसिबिलिटी है कि और डिफिकल्ट बन जाए. तो ड्यू टू एमरजेंस ऑफ न्यू फंक्शंस एंड इंक्रीज इन द स्ट्रक्चरल हायरकीज, हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या रहती है, जरूरत रहती है. अब इन्हीं के आधार पर हम अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक फर्म में किस तरीके से दिखाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे. हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म शोन, कैसा दिखाई देता है एक्चुअल में ये. तो ये इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, पिरामिड शेप में हो सकता है, या ये एक ब्रांचेस शेप में हो सकता है, या फिर एक जो है ये स्टेप वाइज प्रोसेस के तौर पे हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रांच हेड है, ब्रांच का जो है हेड है वो काम कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे काम कर रहे हैं, फिर उनके नीचे बहुत सारे लोग वर्किंग में हैं. ये इस तरीके का भी हो सकता है. ये किसी एक प्रोडक्ट को लेकर भी हो सकता है, या मल्टी प्रोडक्ट को लेकर भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट के लिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लें, मल्टी प्रोडक्ट के लिए हम एक स्ट्रक्चर में सारे प्रोडक्ट को इंक्लूड कर लें और उनके लिए अलग अलग फंक्शनल एरियाज अपॉइंट कर दें. तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, फ्रेमवर्क है, जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करता है. ए लार्ज एक्सटेंट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या स्ट्रक्चर दिखाई देगा. यहाँ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर. इसका मतलब है जी कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स जो है वो इफेक्टिवली मैनेज हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. और इस पर कई बार हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस. ए नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हैज टोल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वेयर एज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हैज शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये भी स्टेटमेंट कई बार असर्शन रीजन में हमें दे दी जाती है. असर्शन के तौर पे हमसे ये स्टेटमेंट मिल जाएगी और रीजन में हमें मिल जाएगा इसकी डेफिनेशन. तो हो सकता है कि कुछ भी दे दे रीजन में वो, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट के तौर पे होगी, हमें मिलेगी हमेशा ऐसे. ए नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हैज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वेयर एज ए वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हैज ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि एक्चुअल में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो आपको इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है. जहां पर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा वहां पर टाल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और जहां पर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा वहां पर शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैं फिर से बता दूं कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक मैनेजर के अंदर इफेक्टिवली मैनेज हो सकते हैं, एक सुपीरियर के अंदर उनको मैनेज किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. तो जितना ये नैरो होगा उतना स्ट्रक्चर बड़ा होगा, और जितना ये वाइड होगा उतना स्ट्रक्चर हमारा जो है वो शॉर्ट होगा, स्मॉल होगा. टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो यहाँ इनको दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर. द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विल वेराई विद द नेचर एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज which are as follows. First one is your functional structure and second one is your divisional structure. एक हमारा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर. तो ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे. उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेसिकली इसके नाम से भी क्लियर है, दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस. बेस्ड ऑन फंक्शंस, ये फंक्शन पर बेस्ड होता है हमारा. और अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्रोडक्ट पर बेस्ड होगा हमारा.
ये प्रोडक्ट पर बेस्ड। मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए हम डिविजन स्ट्रक्चर बेसिकली यूज करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है आइए देखते हैं। इट इज a structure, organizational structure formed by grouping of jobs of similar nature. Jobs of similar nature means functions. सिमिलर नेचर के जो फंक्शंस होते हैं उनका ये एक ग्रुपिंग होती है। अकॉर्डिंग टू द functions and organizing these major functions as separate departments. ये जो फंक्शन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड से एमडी। और सबको एक एक कोऑर्डिनेटिंग हेड को जो है रिपोर्ट करना होता है वो एमडी हो सकता है या हेड ऑफ द ब्रांच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो डिवीजन ऑफ वर्क है, अगर उसमें उसको देखें तो वो उसके लिए की फंक्शंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं? प्रोडक्शन करना, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। एंड दिस डिपार्टमेंट में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। और इनको भी हम आगे अलग अलग सेक्शंस में बांट देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैव सेक्शंस लाइक पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग। इस तरीके के सेक्शंस में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमने बांटा किसमें? पैकेजिंग में, एडवर्टाइजिंग में, सेलिंग में, एटसेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें इसका एक स्ट्रक्चर हमारे से एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर, गिव द डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। तो उस कंडीशन में जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसका एक डिजाइन जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारे पास एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने वाली ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन। और देयर आफ्टर हम इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और अगर इंप्रूवमेंट करें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स में भाई स्टाफिंग कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, न्यू स्टाफ का इंडक्शन कैसे होगा, ये सब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काम हो सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर जैसे हमने बताया एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाएगी, सेलिंग कैसे की जाएगी, प्रमोशन कैसे की जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है कि भाई किस तरीके से किन सोर्सेज से हमें फाइनेंस अरेंज करना है, या फाइनेंस का यूटिलाइजेशन किस में ज्यादा करना है, एज एन वर्किंग कैपिटल रखना है या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स करना है। प्रोडक्शन किस क्वालिटी का होगा, किस प्रकार का रॉ मटेरियल यूज होगा। इस तरीके की बातें हम यहाँ पर डिफाइन करके चलते हैं। तो ये एक फंक्शन बेस्ड डिपार्टमेंट, फंक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बेसिकली फंक्शंस को इंक्लूड करके चलते हैं। अब बात आती है कि ये सुटेबल किसके लिए है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज हो उनके लिए सुटेबल है। जिनमें डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हो, उनके लिए सुटेबल है। ऑपरेशंस रिक्वायर से हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहां पर हमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, उनके लिए ये सुटेबल है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज विच हैव ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू ऑफर। जिनके पास केवल एक ही कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हो ऑफर करने के लिए, उनके लिए सुटेबल होता है। उनका साइज लार्ज होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी होनी चाहिए और स्पेशलाइजेशन की जरूरत होनी चाहिए। वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो लोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज करिए लोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब वो लोक मैन्युफैक्चरिंग करती है हाउस के लिए, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करती है अलमीराज के लिए, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करती है आपका जो है मोटरसाइकिल बाइक के लिए, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करती है ट्रंक्स के लिए। यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लॉक्स बनाती है, ताले बनाती है। लेकिन इन सबको बनाने के लिए एक सिमिलर नेचर का मटेरियल चाहिए, सिमिलर नेचर का रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक ही रॉ मटेरियल से हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं और एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पर बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करके चलते हैं। इधर ध्यान रखना आपने। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैव रीऑर्गेनाइज्ड themselves away from the simpler and basic functional structure towards a divisional structure which is more suited to their activities। यानी कि जितने मतलब बहुत लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, एंड हैव रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, जिनको अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है
अवे फ्रॉम द सिंपलर एंड बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर से। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम डिविजनल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में डालते हैं, और बेसिकली इट इज ऑफरिंग मोर देन वन प्रोडक्ट कैटेगरी। ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें ऑफर करते हैं। दिस इज अ पार्टिकुलरली ट्रू ऑफ दोज एंटरप्राइजेज विच हैव मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू ऑफर, जो कि एक से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑल्दो एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स अ सेट ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब होमोजेनियस मतलब सिमिलर नेचर के जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, एज इट डाइवर्सिफाइज इनटू वेरिएड वेराइड प्रोडक्ट कैटेगरीज। यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जिसमें लोग भी बनते हैं, जिसमें जो अलग अनदर प्रकार के प्रोडक्ट में डील करती है, लाइक सपोज करिए शूज मैन्युफैक्चरिंग में भी डील करती है, सपोज करिए वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी डील करती है, तो इन सब के लिए हमें अलग अलग फंक्शंस के लिए लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट हों और सभी के अलग अलग फंक्शंस हों और अलग लोगों को अपॉइंट किया जाए, जनरली वहां पर हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलते हैं। A divisional structure is organizational structure which comprises of separate business units or divisions. Generally, manpower is grouped on the basis of different products manufactured. For example, a large company may have divisions like footwear, garments, etc. जहाँ पर वो शूज भी बनाती है, चप्पल भी बनाती है, गारमेंट्स कपड़े भी बनाती है। तो इस तरीके की डिवीजन उसकी हो सकती है। तो उनके लिए हम बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर को क्या करके चलते हैं, फॉलो करके चलते हैं। ईच यूनिट और डिवीजन हैज ए डिविजनल मैनेजर, और हर एक यूनिट का अपना एक डिवीजन मैनेजर भी होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द परफॉर्मेंस एंड हु हैज अथॉरिटी ओवर द यूनिट और डिवीजन, जिसके पास अथॉरिटी भी होगी टू टेक द डिसीजन। एंड ईच डिवीजन हैज इज मल्टी फंक्शनल, हर एक डिवीजन में मल्टी फंक्शनल होंगे, अलग अलग तरीके के काम होंगे। बिकॉज विद इन ईच डिवीजन फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज एटसेट्रा आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। In other words, within each division, the functional structure tends to be adopted. However, functions may vary across divisions in the accordance with a particular product line. Means to say, जब भी हम एक प्रोडक्ट लाइन में बात करेंगे तो वहां पर उसके अपने फंक्शन होंगे, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज। ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट के भी अपने फंक्शन होंगे, तीसरे के भी अपने प्रोडक्ट, और जो कि पार्टिकुलरली एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें भी हम सभी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर और एक ही व्यक्ति रखे, जो फुटवियर के लिए भी, जो गारमेंट्स के लिए भी, और जो टॉयज के लिए भी प्लानिंग प्रोडक्शन भी करेगा, मार्केटिंग भी तो वहां कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ होगी, काम कहीं ना कहीं काम जो है वो होच पोच होगा, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकती है। सो ईच डिवीजन वर्क्स एज अ प्रॉफिट सेंटर, और अगर हम यहाँ बात करें, हर एक डिवीजन को एक प्रॉफिट सेंटर के तौर पे काउंट कर सकते हैं, वेयर द डिविजनल हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दिस सेंटर और दिस डिवीजन। एंड ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन्ड एज इट इज डेवलप एक्सपर्टाइज इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट लाइन। और हर एक डिवीजन जो है वो अपने पार्टिकुलरली जितने भी फंक्शंस होते हैं प्रोडक्ट लाइन के अंदर, उनके अंदर वो एक्सपर्टाइज स्पेशलाइज्ड पर्सन को डेवलप कर सकता है। इसका जो परफॉर्मा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, फुटवियर डिवीजन है, गारमेंट्स डिवीजन है। फुटवियर डिवीजन में भी हमें एचआर चाहिए, गारमेंट डिवीजन में भी हमें एचआर चाहिए, यहाँ पे भी मार्केटिंग का पर्सन चाहिए, यहाँ पे भी मार्केटिंग का पर्सन चाहिए, यहाँ पे भी फाइनेंस, फाइनेंस, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ये एक्चुअली एक प्रॉफिट सेंटर के तौर पे काउंट किए जाते हैं। इनके प्रॉफिट के लिए जो फुटवियर डिवीजन का हेड है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल, और इनके प्रॉफिट के लिए जो गारमेंट डिवीजन का हेड है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द मैनेजिंग डायरेक्टर। वो मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए क्या माने जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमडी के प्रति होगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शोइंग डिविजनल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछ देता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि डायग्राम बनाकर आप डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो ये जो डायग्राम है आप उसके लिए ड्रा कर सकते हैं। इसकी सुटेबिलिटी क्या है, कहाँ पर ये ज्यादा सुटेबल होता है। सो ए डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज वेयर ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं या यूज किया जाता है रॉ मटेरियल अलग अलग,
प्रकार का अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वहां पर हम डिविजनल स्ट्रक्चर को बेसिकली फॉलो करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड टू अडॉप्ट ए डिविजनल स्ट्रक्चर व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड्स टू ऐड मोर एम्प्लॉइज, क्रिएट मोर डिपार्टमेंट्स एंड इंट्रोड्यूस न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हम इनको इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉलो करके चलते हैं, यूज करके चलते हैं। यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर और के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हमें बताए गए हैं। अगर हम बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस के बारे में, तो ये बेसिकली फंक्शंस पर बेस्ड होता है, एक्सपर्टाइजेशन क्रिएट करता है, तो ये स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। कोई भी फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे मेन बात है कि हर फंक्शन के लिए एक मैनेजर अपॉइंटेड है, तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता जाएगा। जैसे जैसे बार बार वो काम को रिपीट करेगा, तो उनमें क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ए फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल मीन्स जिस काम के लिए हमने उसको अपॉइंट किया है। सिंस एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन, दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर as employees perform similar tasks within a department and are able to improve their performance। अगर एक ही व्यक्ति बार बार किसी डिपार्टमेंट में एक ही काम करता है, तो उससे वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, और उससे सिमिलर टास्क जो है वो उस डिपार्टमेंट में करवाए जा सकते हैं। बेटर कंट्रोल, एक पार्टिकुलर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसमें कंट्रोल भी जो है काफी अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि सिमिलरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म, जो काम है वो बार बार एक ही व्यक्ति एक ही तरीके का काम परफॉर्म करता है, सिमिलरिटी ऑफ द टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, तो कहीं पर गलती होने के चांसेस नहीं होते, और अगर गलती होती है तो हम इजीली उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं जिसने वो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म किया है। मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डेफिनेटली इससे हमारी जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है, और रिजल्ट के अगर स्वरूप हम देखें तो ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। सेम वे अगर हम बात करें तो ये एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक एंड स्केल एंड दिस लोअर्स कॉस्ट। तो मतलब कम से कम लागत पर ये जो है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को कम करता है, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स हमें प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है एट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हम एक ही प्रोडक्ट का इसमें प्रोडक्शन करते हैं और लार्ज स्केल पर करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। हमने इकोनॉमिक्स में भी इसमें पढ़ा होगा 11th क्लास में। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है कि अगर हम एक ही प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। तो सेम वे यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमें मिलती है लोअर कॉस्ट पर। नेक्स्ट है ईज इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉय जो होते हैं उनको ट्रेन करना भी हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पर हमें फोकस करना होता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में तो उसको परचेज रिलेटेड ट्रेनिंग ही देनी है, सेल्स डिपार्टमेंट में तो उसको सेल्स रिलेटेड ट्रेनिंग ही देनी है। एंड ड्यू अटेंशन, इट इंश्योर डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, और जितने भी अदर फंक्शंस हैं उन पर भी हमारी प्रॉपरली इसमें नजर बनी रहती है, हम उसके ऊपर अपना जो है कंट्रोल बनाए रखते हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो पहला डिसएडवांटेजेस है फंक्शनल एम्पायर्स। यहाँ पर आप देखिए जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो उसका जो इम्पैक्ट है, लेस एम्फेसाइज ऑन द ओवरऑल एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव्स देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय फंक्शनल हेड। ये जो है क्या करते हैं, उनका ओवरऑल जो एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स है उस पर लेस एम्फेसाइज रहता है इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट वो अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, एचआर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को देखेगा। उनका मोटिव रहेगा कि उनका डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम करे, बजाय इसके कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर ध्यान देने के। देन ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय फंक्शनल हेड, सच प्रैक्टिसेस में लीड टू फंक्शनल एम्पायर वेयर इन द importance to of a particular function may be overemphasized. So pursuing departmental interest at the cost of organizational interest can also be the hinder the interaction between the two or more departments। और ये इसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में दो डिपार्टमेंट बात ही ना करें। जैसे हमने इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेट देखा कि भाई एक एमडी है हमारे पास, उसके अंदर चार ये फंक्शनल मैनेजर हैं, तो ये अपने अपने फंक्शन पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने पर, एचआर डिपार्टमेंट अपने पर, सेल्स अपने पर, मार्केटिंग अपने पर, ये अपने अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे। इनका ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं होगा।
ये चाहेंगे कि इनका काम बेस्ट से बेस्ट हो, और इस चक्कर में ये हो सकता है एक दूसरे से बात भी ना करें, एक दूसरे को की बातों को समझे ना। हो सकता है कि प्रोडक्शन मैनेजर कम से कम लागत के चक्कर में जो है ना अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन के चक्कर में महंगा प्रोडक्ट रिकमेंड कर दे। जो परचेज डिपार्टमेंट है, हो सकता है वो लागत कम करने के चक्कर में लो क्वालिटी का मटेरियल खरीद ले। तो इससे क्या होगा कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर तो ये ध्यान देंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देंगे, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा डिसएडवांटेज हमारे सामने रहता है फंक्शनल एम्पायर का, कि भाई हर कोई अपने अपने फंक्शन पर फोकस करके चलता है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को ध्यान में नहीं रखता है। सेकंड है प्रॉब्लम्स इन द कोऑर्डिनेशन। अब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज्ड एंड अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। और उसका रिजल्ट ये रहता है कि हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, हर एक डिवीजन के अपने फंक्शन होते हैं, जिसके कारण वो अपने फंक्शंस पर ही फोकस कर पाते हैं, और आपस में कोऑर्डिनेशन को वो कोई तवज्जो, कोई महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डेफिनेटली उनके आपसी हितों में भी कन्फ्लिक्ट आएगा। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपेटिबल। एग्जांपल के तौर पे जैसे सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्टिंग ऑन ए कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन मे कॉज डिफिकल्टीज इन प्रोडक्शन। हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट अपने कस्टमर को एक ऐसा फ्रेंडली डिजाइन प्रोवाइड करना चाहता है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बस की ना हो, पॉसिबल ना हो उनके लिए। सच डिसेंशंस कैन प्रूव टू बी हार्मफुल इन द टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और इस प्रकार का जो मतभेद है वो उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑल्सो अराइज इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर सेपरेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट का, या एब्सेंस ऑफ क्लियर सेपरेशन की वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेटली यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को नहीं मिलती। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज बेस में डेवलप ए नैरो perspective and thus have difficulty in the appreciating others' point of view. So functional head do not get training for top management position because they are unable to gather experience in the diverse areas. और ये एक समस्या बन जाती है उनके लिए कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको किसी प्रकार का कोई अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और उन वो बाकी जो एरियाज है उनके एक्सपीरियंस से वंचित रह जाते हैं, वो उन एरियाज में अपनी एक्सपर्टाइज नहीं ले पाते। इसी तरीके से हमारे सामने ऑब्जेक्टिव में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में दिए गए हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर, तो डिविजनल स्ट्रक्चर का जो एडवांटेजेस है वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट पर बेस्ड है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट डिवीजन के लिए अलग अलग हेड है, तो वो अकाउंटेबल होगा रिवेन्यूज के लिए, कॉस्ट के लिए, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रति। तो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना यहाँ क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव्स, और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। अगर किसी प्रकार का कोई चेंज करना है, या किसी प्रकार का कोई इनिशिएशन, या किसी एम्प्लॉय से कोई सलाह लेनी है, तो वो इजिली हो पाती है। तो इट प्रोमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शनल फंक्शंस एज द ऑटोनोमस यूनिट। हर एक डिवीजन फंक्शन जो है वो क्या है, एक ऑटोनोमस यूनिट है, वो एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर के तौर पे देखा जाता है, विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग, जहां पर इजिली जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिसीजन मेकिंग तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर हम बात करें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की, तो इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, क्योंकि हर एक डिवीजन के लिए अलग अलग फंक्शनल पर्सन हमने अपॉइंट किए हैं। अगर हम कोई अनदर प्रोडक्ट लाइन ऐड भी कर देते हैं, तो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एज इट इज चलती रहती हैं। और एक नया प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया, उसके लिए हम सेपरेटली एक डिवीजन एस्टेब्लिश कर देते हैं, डिवीजन बना देते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज है हमारे पास कन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ कन्फ्लिक्ट बने रहते हैं, क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू अलोकेशन ऑफ फंड्स। अब हर एक डिपार्टमेंट को फंड्स का अलोकेशन अगर हमें करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स बनेंगे, कहीं ना कहीं मतभेद होंगे। हो सकता है किसी को ज्यादा फंड दे दे, हो सकता है किसी को कम फंड दे दे। और फर्दर ए पार्टिकुलर डिवीजन में सीक टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स। हो सकता है जिसके कारण
जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो किसी दूसरे की कॉस्ट पर, कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर हम अगर ऐसा ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, कोई डिवीजन ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकती है, तो वहां पर ये कन्फ्लिक्ट का क्रिएशन होगा। दूसरा कॉस्टली प्रोसेस है भाई। हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक प्रोडक्ट के लिए डिवीजन के लिए अलग अलग फंक्शनल, जबकि काम तो प्लानिंग का, सॉरी, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, आपका फाइनेंस का और सेल्स का, ये सारे काम होने हैं। तो ऐसा हो सकता था कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर सबको एक ही जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट रखें और उनसे इन सब के लिए काम करवाया जाए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की पॉसिबिलिटी थी। तो कॉस्टली प्रोसेस है, अलग अलग लोगों को अलग अलग सैलरी प्रोवाइड करना, रेमुनरेशन देना। थर्ड वन है इग्नोरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और हर एक जो है डिविजनल हेड अपने पूरे डिवीजन को एक ब्रांच मान के काम करता है, तो वो केवल अपने ही इंटरेस्ट को देखता है। हर एक इंडिविजुअल डिवीजन उनका मेन मोटिव ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे नहीं होता। इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू पार्टिकुलर डिवीजन इन कोर्स ऑफ टाइम। सच अ मैनेजर में गेन पावर एंड इन ए बिड टू assert हिज इंडिपेंडेंस में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, नकार देते हैं। तो इन्हीं के आधार पर एक लास्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। और हम इसमें बात करेंगे कि भी फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में बेसिक अंतर क्या है। तो अंतर के तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो मीनिंग का, फॉर्मेशन का आप अंतर अब इसमें ले सकते हैं कि भाई ये किस पर बेस्ड होता है, फंक्शंस पर बेस्ड होता है। ये किस पर बेस्ड होता है, प्रोडक्ट लाइंस पर बेस्ड होता है, और सपोर्टेड बाय द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। इसमें स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है, इसके अंदर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ डिफिकल्टी होती है टू फिक्सेशन द डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो इजिली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं फॉर द परफॉर्मेंस पार्ट। मैनेजर डेवलपमेंट, ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजमेंट का मैनेजर डेवलपमेंट को यहाँ पर डेवलप कर पाना। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑटोनॉमी है, एज वेल एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प इन द मैनेजर डेवलपमेंट। और यहाँ पर उसको अलग अलग मल्टीपल फंक्शंस करने पड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैनेजर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लेस कॉस्टली है, तो ये इकोनॉमिकल माना गया है। जबकि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है यहाँ पर ज्यादा होते हैं, तो ये कॉस्टली फंक्शन माना गया, कॉस्टली कॉस्टली स्ट्रक्चर माना गया है। कोऑर्डिनेशन यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, फॉर ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, लेकिन इजी है बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू ए पार्ट। ये थोड़ा सा आपने रखा उल्टा लिख दिया शायद। मल्टी प्रोडक्ट जो कंपनी होगी, हाँ ठीक है, ठीक है, हम इसको ठीक से पढ़ेंगे। ये क्या कहना चाहता है कि भाई एक फंक्शनल स्ट्रक्चर में मल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास ऑफ द सिमिलर नेचर, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन इजिली एस्टेब्लिश किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल यस अबाउट सर। फॉर, हाँ, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा। अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें, रिकैप पे चलें, तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर क्या है, इस इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस पर हमने बात की। साथ ही साथ हमने देखा कि डिविजन स्ट्रक्चर क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने देखा। और लास्ट वन हमने जो बात की, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनके बीच में क्या अंतर है, इस पर हमने चर्चा की। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आप इसे एक क्वेश्चन मान सकते हैं कि भाई व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस देकर पूछता है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, कॉस्ट, स्पेशलाइजेशन, फॉर्मेशन और मैनेजर डेवलपमेंट। इन में से कोई भी 6 नंबर में देगा तो 6 के 6 बेसिस देगा, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेगा, या फिर केस हम्म। बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे वो ये पूछ सकता है कि बताइए कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सब आपने एक बार रिवाइज करना है। कल हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ केस स्टडीज को भी देखेंगे। और कल की क्लास का भी जो टाइमिंग रहेगा वो नियर अबाउट 8:15 ही रहेगा। 8:15 ओके पे मैं सर। आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा। अगर किसी वक्त मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गया तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, और अगर क्लास जल्दी ली गई तो जल्दी भी ले लेंगे। ठीक है।
ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके अगर सर, बाय। कोई डाउट है तो आप पूछ लो, और नो अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। कोई दिक्कत वाली बात डाउट। इसमें? ओके, तो रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि अगर रिवीजन ओके। नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, बाद में थोड़े समझ में आने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो चलिए, हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो भी देखेंगे कल क्लास में थोड़ा बहुत, और जो एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। टिल ओके थैंक सर। यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, बाय सर। बाय।